नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ, यंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आपको एक बहुत ही डायनामिक, आपसे थोड़ी सी सीनियर लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक आयुर्वेद की शाइनिंग स्टार और हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से जिनको सिलेक्ट किया गया है सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद, उनसे मिलाने जा रहा हूं और वो हैं डॉक्टर दीपा कौशिक जी, जो गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक लीडिंग आयुर्वेद फिजिशियन है। 20 साल के लगभग का इनका एक्सपीरियंस है और एक बड़ा नाम इतने सालों में ये बन गई है। तो सबसे पहले डॉक्टर दीपा कौशिक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जो हम यंग डॉक्टर्स के लिए, आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि 20 बरस बहुत लंबा समय होता है और 20 बरस आपने शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस की और बहुत चैलेंजेस के बावजूद भी की। मैं जानता हूं कुछ एक चैलेंजेस को। मेरा प्रश्न यह है कि ये यात्रा आप अपने मुंह से कम शब्दों में बताइए हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को, क्योंकि वो आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे आज आपका नाम इस ऊंचाई पे आ गया। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक सूरत प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस उस पे करती हूँ। पिछले 60 साल से मैं बाबा आयुर्वेदिक स्टोर में कंसल्टेशन वहीं पे उस पे करती हूँ और आयुर्वेद का सफ़र 20 साल का मैं उस पे चुनूँ तो मैंने शुरू में तो जैसे हमारा बीएमएस होता है, बीएमएस शुरू से क्लास में एक आयुर्वेद में रुचि तो था, पर उस रुचि को मैं कितना कंटिन्यू कर पाऊंगी वो नहीं मुझे पता था। मैरिज के बाद जब हम जनरल प्रैक्टिस के लिए उस पर बैठते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं जनरल प्रैक्टिस के लिए बैठी थी। उसके साथ साथ मेरा डायग्नोस होता था, मैं आयुर्वेद डायग्नोस करती थी। जैसे हम डिफरेंशियल डायग्नोस वात पित्त कफ से करते हैं वैसे ही मैं डायग्नोस करती थी और मेडिसिन वैसे उस पर देती थी। तब से मेरे हस्बैंड को पता चला कि इसका इंटरेस्ट आयुर्वेद उस पर है और ये एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी थोड़ा मिलता गया और उसके साथ साथ में मैंने आयुर्वेद प्रैक्टिस भी शुरू की, हॉस्पिटल्स में जॉब भी किए, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती थी। तो वो कमी वैसी थी कि मुझे एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करना था, मुझे प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी थी। तो उस आयुर्वेद प्रैक्टिस में चलते चलते थोड़ा उस पर जीपी के साथ में ही और हॉस्पिटल्स में जॉब के साथ में ही मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस के उस पर करती थी जितने पेशेंट्स मुझे मिलते थे। और उसके साथ में मैंने श्री श्री आयुर्वेदा उसमें भी मैंने 3 साल तक नाड़ी वैद्य के उस पर काम किया। उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और साथ में ही मैंने अपना प्राइवेट भी सिटीलाइट सूरत में शुरू किया था, वो 2 साल तक रन किया। जैसे ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते गए कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और आयुर्वेद में रुचि और बढ़ती गई और रिजल्ट्स या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन देखने के बाद इतना अच्छा लगने लगा कि जो रिसर्च बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं या पेशेंट को साथ में एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद इफेक्ट साइड इफेक्ट के साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें मजा आने लगा कि पेशेंट को एक्सप्लेन करते करते वो प्रैक्टिस आज बहुत अच्छा है। उस पर भी लगता है कि मैं प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ में रिजल्ट्स भी और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन देख के भी मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है, मैंने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा है और मैंने देखा है कि आपका ओपीडी बहुत भरा रहता है और वो रियल पेशेंट्स होते हैं जिनको रियल पेशेंट्स कहा जाता है। वो तमाम जो जितने वर्ग होते हैं समाज के तमाम वर्गों से होते हैं, तो भी मैंने देखा है कि आपके पास एलीट क्लास के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। उनके पास इतनी मोटी फाइलें होती हैं, तो स्पष्ट है वो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टरों से, शायद आयुर्वेद डॉक्टरों से भी चिकित्सा लेने के बाद आप तक आते हैं। और जो हमारा भी अनुभव है कि 10 से लेकर 20 तक टैबलेट वो रोज की लेते ही हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? पेशेंट ऑलरेडी इतनी, उनको कोई मान लो डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज व्हाटएवर, तो वो भी दवाइयां लेता है, उसके साथ फिर आप अपना भी ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद पेशेंट अच्छा होने लगता है, तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली ये अभी हमारे लिए चैलेंजिंग उस पे हो गया है कि
हमें आयुर्वेद का नॉलेज तो होना ही चाहिए, पर साथ में अगर पेशेंट मेरे पास 2-3 फाइलें साथ में लेके आता है तो मुझे एलोपैथी मेडिसिन का भी नॉलेज होना चाहिए कि वो जो पेशेंट 10-12 मेडिसिन ले रहा है उसमें से मैं कौन सी 3 मेडिसिन उनको कट ऑफ करा के मेरी मेडिसिन उसमें इम्प्लीमेंट कर। इस चीज को नोट करिए, आप जारी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ एलोपैथिक दवाइयां तत्काल बंद नहीं की जा सकती। ये आपको डिसाइड करना है कि इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको कंटिन्यू किया जाए और जो कम इंपॉर्टेंट हैं या अनइम्पॉर्टेंट है उनको विन ऑफ करके धीरे धीरे टेपर ऑफ करके बंद किया जाए। आप जारी रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एग्जैक्टली अभी मैं 2-3 साल से यही फेस कर रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट 3-4 फाइलें लेके आता है और मुझे उसमें से अगर आर्थराइटिक की मेडिसिन है या कार्डियोवास्कुलर उस पे है, थायराइड का है या डायबिटीज का कुछ भी मेडिसिन है, तो मुझे चारों फाइलें देखनी है, चारों की मेडिसिन क्या क्या चल रही है वो भी देखना है और उसमें से कौन सी मेडिसिन मुझे डिसकंटिन्यू करनी चाहिए पहले, वो भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें एज ए आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के नॉलेज के साथ साथ में एलोपैथी मेडिसिन का नॉलेज भी होना चाहिए कि हम कौन सी मेडिसिन पेशेंट को कट ऑफ या फिर उसका डोज कम करा सकते हैं। बहुत सुंदर। ये उसी बात में से बात निकल रही है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी एलोपैथिक दवाइयां हैं और उनमें से कौन सी हम बंद करा सकते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है या लेस इम्पॉर्टेंट है और किसको कंटिन्यू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं जो एडवांस डिजीज से पीड़ित थे और अभी भी चल रहे हैं। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि मोटे तौर पर मुझे जो पता है कि आपकी जो पकड़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है या एक्सपर्टीज है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा है और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आप आयुर्वेद से प्योर मैनेज करती हैं, एलर्जी के केसेस करती हैं और उसके बाद कुछ हार्ट डिजीज में आपके बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के जैसे आप कह रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी, आप मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर दीपा कौशिक जी BA-MS हैं, MD PhD बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद ही अच्छा कोई बहुत बड़ा क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर हो सकता है, जरूरी नहीं है। इन्होंने ये उदाहरण एक किया है। तो मेरा कहना है कि क्या हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को आपको फॉलो करते हुए उनको ऐसा क्लिनिक बनाना चाहिए और इन सब डिजीजेस को ट्रीट करने की हिम्मत उनको करनी चाहिए? एग्जैक्टली करनी चाहिए। और मुझे ये कॉन्फिडेंस पिछले लास्ट 3-4 साल से ही ऑटोइम्यून डिजीज में मैंने इन्फेक्सी यूज किया, उसके बाद से ही मिला। मैं सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस एक शेयर करूं तो मेरे पास लेफ्ट लेग सेलुलाइटिस वाला पेशेंट आज से 3 साल पहले आया था। जी हाँ। पेशेंट की कंडीशन उस पे ऐसी थी, वो वॉचमैन था, तो मैं उसे एलोपैथी में भी भेजूं तो भी मुझे कुछ उसके पास होगा तो वो जाएगा, इतनी पुअर कंडीशन में था जी। और तभी शायद हमारा ये इन्फेक्सी और डॉक्टर वशिष्ठ रेमेडीज का इंट्रोड्यूस उस पे हुआ था और मैंने पहले यूज नहीं करी थी मेडिसिन और उसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं पेशेंट को बोलूं कि हाँ 5 दिन के बाद आओ या 10 दिन के बाद आओ। हाँ। एक फैक्ट बता रही हूँ कि वो मेरा फर्स्ट केस था इन्फेक्सी यूज करने का और पेशेंट का स्वेलिंग काफी था, पेशेंट नॉट ऑफ डायबिटीज वगैरह कुछ भी नहीं था, इन्फेक्टिव उस पर नहीं था, फीवर नहीं था, इसलिए मैंने इन्फेक्सी और दूसरी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी अपना पुनर्नवा है वो 2 ड्रग यूज किए। इन्फेक्सी मैंने 2-2 टैबलेट 4 बार दी और 5 दिन के बाद पेशेंट को बुलाया। मैं बोली मुझे 5 दिन में आइडियली 10-20% तो पता चल ही जाएगा कि ये पेशेंट मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं। 5 दिन के बाद पेशेंट आया, वो 80% इम्प्रूव होके आया था, जिसमें न रेडनेस था, न स्वेलिंग था, न पेशेंट को पेन था, न इचिंग था, न बर्निंग। वंडरफुल। और पेशेंट सेटिस्फाइड था। मुझे वो इन्फेक्सी देने का तो एक खुशी उस पे था ही, उससे ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने उस पेशेंट को ठीक किया जो एलोपैथी उसमें जा नहीं सकता था, जब उसकी उस पर नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, और उस पेशेंट को मैंने ठीक किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जैसे ही इन्फेक्सी लर्जिक्स देना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा ऑटोइम्यून डिजीज को सॉल्व करने का।
वेरी फाइन। आप खुश हो रही है काफी ज्यादा ये देखते हुए कि कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई। देखिए, पेशेंट गरीब था, एलोपैथिक दवाइयां ले नहीं सकता था, हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, तो इनफैक्सी में किस आपके कौन से इंग्रेडिएंट ने आपको ज्यादा प्रेरित किया कि इसमें अतिविषा है, चिरायता है, गंधक, यशद, आपको क्या लगा कि ये तो ये काम करेगा ही? अतिविष और चिरायता मुझे लगा। आपको लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिला और आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट है, शायद इतना एलोपैथी में भी नहीं मिलता हो। तो एक बात तो ये है, और कई बार मैंने खुद देखा है, और आप जानती हैं कि बहुत बार मैं आपको पेशेंट से रेफर भी करता हूँ। थायराइड के पेशेंट्स भी, हाइपोथायराइडिज्म के, इवन हाशिमोटोस डिजीज के भी आप पेशेंट्स मैनेज करते हैं बहुत अच्छे से। आप एलर्जी के पेशेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, तो क्या देती है उसमें? क्या आपका सोच क्या रहती है कि ये एलर्जी है तो मुझे इस पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना चाहिए? अभी तो फिलहाल मैं लास्ट 2-3 साल का उस पे करूँ ना, तो एलर्जी वाले पेशेंट में 50% एंजाइटी होता है। ओके ओके, वंडरफुल। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उसमें रहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लेट नाइट तक जगना, ये 2 रीजंस मुझे मिलते हैं जिसमें हम अपना उनका इम्यूनिटी कम होता है, और उस इम्यूनिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास लार्जिक्स बहुत अच्छा उस पर रहता है। लार्जिक्स से इम्यूनिटी भी बढ़ता है और एलर्जी भी कम हो, दोनों ही साथ में हम उस पर कर सकते हैं। साथ में मैंने 2-4 चीजें और पेशेंट में नोट की कि एंटी एंजाइटी में साथ में मेंटोकाम देती हूँ तो मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कि लार्जिक्स, मेंटोकाम और उसके साथ में एंटी एलर्जिक मेरी और कोई मंजिस्ट्रा वगैरह भी कुछ हम देते हैं, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो 50% पेशेंट में एंजाइटी है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हाँ, ये आपके ऑब्जर्वेशन से मुझे भी सीखने को मिल रहा है। एलर्जी में एंजाइटी होती है, लेकिन आपके 50% पेशेंट्स में आपको लग रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। आपको भी इस बात को माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, मैं रोगों पे बात बाद में करता हूँ। एक और क्षेत्र है आयुर्वेद का, और पीछे चित्र भी है, जिसमें आपने पिछले लगभग जो मुझे आइडिया के 3 बरस में आपने बहुत बड़ा अपना नाम बना लिया है। और यंग डॉक्टर्स, वो है गर्भ संस्कार। तो हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स जो हैं, उनको इस गर्भ संस्कार के बारे में बताइए। क्या वो अपने क्लिनिक्स में से शुरू कर सकते हैं? और आज जिस तरह से आपने एक बड़ा नाम बना लिया है, इसमें करते क्या है, शॉर्ट में बताइएगा, तो ताकि उनको आपसे कुछ प्रेरणा मिले और वो भी अपने क्लिनिक्स में गर्भ संस्कार के क्लिनिक्स बना सके। प्लीज। गर्भ संस्कार का मैंने जब जामनगर इंस्टीट्यूट, अपना आयुर्वेद कॉलेज इंस्टीट्यूट है, वहां से गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग ली थी। और उसमें सबसे पहला उन्होंने डीएनए के चेंज जो कंजेनिटल उस पे है, और उसको चेंज करने की जो उन्होंने थेरेपी और उस पे बताया था, तब मुझे लगा कि हमारे पास इतना अच्छा गर्भ संस्कार उस पे था, हमने अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जी। और ये इम्प्लीमेंट मुझे लगता है हम शुरू से ही करते हैं, तो एक हम पूरे फैमिली को एक आयुर्वेद की तरफ उस पे करते हैं। जो जन्म से बच्चा ही उस पे रहता है, तो हम पूरा फैमिली, मेरा जैसे गर्भ संस्कार का मैंने वहां पे किया था, उसके बाद मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा पेशेंट के सेटिस्फेक्शन से, कि मैंने कुछ अपनी मंथली एक्टिविटीज और मेडिटेशन इतने ज्यादा बढ़ाए कि अभी मुझे लगता है कि गर्भ संस्कार में हम 50% तक ही मैं पहुंच पाई हूँ। इसके आगे जितना भी हम करें उसमें कम है, पर हम गर्भ संस्कार से बच्चा जन्म लेता है तब से उसको आयुर्वेद की उस पर करते हैं, तो उसमें जो मैंने गर्भ संस्कार के बच्चे अभी मेरे पास जितने हैं 15-20 जितने भी हैं चाइल्ड, उनमें बहुत सारा चेंज देखा है। वो सारे बच्चे, हमें लगता है कि जो 25 बच्चों में बैठे हैं तो अलग दिखते हैं कि ये गर्भ संस्कार का बच्चा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न ये है, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, आपको करते मैंने देखा है, आप इस बात को स्पष्ट करिए कि कोई कपल है तो वो कंसीव करने से पहले आपके पास आते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, या महिला कंसीव करती है उसके बाद आते हैं तो फिर आप गर्भ संस्कार करते हैं? तो क्योंकि आपने एक बार बातचीत में कुछ बताया था, प्री कंसेप्शन का आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्री कंसेप्शन ज्यादा अच्छा रहता है। प्री कंसेप्शन में मैं ज्यादातर 3 मंथ्स बिफोर उनको आने के लिए बोलती हूँ, जो न्यू कपल्स हैं, न्यू मैरिड है, या फिर जिनका कंसीव करने का प्लान है।
तो उसमें हम वाइटल्स उस पर देखते हैं, जो अभी B12 डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी या उनका मानसिक कुछ उस पर तनाव चलता है, उसको मैं 3 महीने में उसको क्योर करते हैं। उसके बाद जो कंसीव होता है वो परफेक्ट गर्भाधान उसके बाद हम लेते हैं। तो प्री कंसेप्शन में जो आते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल उस पर रहता है कि उनका फिजिकली और मेंटली वो हेल्दी हो जाता है। तो आपका कहना है कि प्री कंसेप्शन ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेद का ही है कि पहले कपल्स के अंदर जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। इसको बीज शुद्धि है। पोषण जो है, जो जिनके अंदर कुछ क्षय है, धातु क्षय हुआ है, आप उसको पुष्ट करते हैं और उसके बाद वो कंसीव करें। और लेकिन मैं फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूँ, गर्भ संस्कार में आप करते क्या हैं? गर्भ संस्कार में प्री कंसेप्शन में पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं, बीज शुद्धि जिसको हम बोलते हैं। बीज शुद्धि मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, दोनों ही बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। बीज शुद्धि में उनका ओवम और स्पर्म हम शुद्ध बनाते हैं, 3 महीने उनको धातु पुष्टि करते हैं। उसके बाद जो कंसीविंग उस पर होता है वो पूरा हम गर्भाधान संस्कार, एक पूरा प्रैक्टिकली गर्भाधान के प्रोसेसेस होते हैं, चैंटिंग्स होते हैं, ये सब कुछ साथ मेडिसिन के साथ में चैंटिंग्स वगैरह करवाते हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट के साथ। तो इन अ वे आप ये आयुर्वेद का ऐसा जो एक प्रिंसिपल है कि अगर पहले से हम कुछ महिला को या पुरुष को उनको स्वस्थ करें तो जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं। हाँ, उन पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, खाली मैंने ही नहीं किया है। पूरा गर्भ संस्कार गुजरात के डॉक्टर रितेश जानी और ये जामनगर की पूरी उस पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और काफी सारे डॉक्टर्स ने भी ये उन पे गायनेकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनका हमारा पूरा टीम है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका सपोर्ट भी मुझे अभी सूरत से, मैं जब गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस करती हूँ या मैं पेशेंट्स भेजती हूँ ओव्यूलेशन स्टडीज के लिए या कोई मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है, तो वो 100% मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट के साथ में हमारा ट्रीटमेंट चला जाए। और मुझे ये सारी उस पे गर्भ संस्कार में एक अच्छा रिवोल्यूशन लगता है। डॉक्टर दीपा कौशिक जी, मैंने कुछ बच्चों के चित्र जो आप समय समय पे मुझे भेजती रहती हैं, महिलाओं के चित्र भेजती हैं और उनको देखते हुए लगता है कि वो बहुत स्वस्थ हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत शहर में और आसपास साउथ गुजरात में आपने पिछले 3 बरस में काफी अच्छा कार्य किया है। और एक गर्भ संस्कार जैसे आयुर्वेद का बहुत पुराना ये एक क्षेत्र है, लेकिन इसको एक रिन्यूअल हुआ है और आपने बहुत काम किया है। मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर कोई फैमिली, कोई कपल वो भारत के किसी भी कोने में है, विश्व के किसी कोने में है, आपसे वो गर्भ संस्कार का ऑनलाइन लाभ लेना चाहता है, तो उसके लिए, क्योंकि देखिए लाभ केवल साउथ गुजरात वाले लोगों को चाहिए ऐसा नहीं है, वो तो पूरे विश्व में चाहिए। और आप लोग का इतना अच्छा काम है, तो कहीं दूसरी जगह के से कोई अगर लेता है तो इजी तरीका बताइए कि वो आपको कांटेक्ट करें और बिना ज्यादा हसल वसल के उनको वो चीज पूरी गर्भ संस्कार की ऑनलाइन मिले, उनको आपके पास आना भी ना पड़े। प्री कंसेप्शन में अभी हम लोगों ने प्री कंसेप्शन में मेरा एक 1 मंथ बिफोर का कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू मैं पेशेंट को अभी ऑनलाइन भी हम कर ही रहे हैं। तो ऑनलाइन जो पेशेंट को है हम बहुत इजी से व्हाट्सएप से या मेल से कुछ जो हम एक्टिविटीज कराते हैं वो पेशेंट को मंथली भेज देते हैं। पेशेंट अपने आप करता है, उसमें क्वेरीज होती हैं तो पेशेंट का कॉल या मेल आ जाता है। और कंसेप्शन के बाद भी लोग आपको उसके बाद भी कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद भी वो एक्टिविटी और मेडिकेशन जो भी है वो कंटिन्यू करते हैं। उनको हम उसके मेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू सारी लिंक्स वगैरह भेज देते हैं। अगर आप इस चीज की अनुमति दें तो हम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपका नाम और पूरा पता और कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी दे दें तो कोई भी लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते। क्योंकि भारत का भविष्य जो है वो बच्चे, किसी भी समाज के बच्चे ही होते हैं। हमें भारत में स्वस्थ बच्चे अगर पैदा करने हैं और जो अच्छे नागरिक बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद की ये जो एक विधि है गर्भ संस्कार, इसे हम अपनाएं। और मैं आम जनता को भी कहता हूं कि ये बहुत एक पुरानी विधि है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जामनगर से
डॉक्टर हितेश जानी जी हैं, बहुत वरिष्ठ वहाँ प्रिंसिपल थे श्री गुलाब कुमार आयुर्वेद कॉलेज के, उनकी टीम है, वो इसको सिखाने का काम कर रहे हैं और वहीं से आपने सीखा था। तो इसको अपनाया जाना चाहिए और इसलिए इस एक विधि को प्रचारित प्रसारित करने में भी हम सबको आगे आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। मैं एक इसी के साथ जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसा कुछ प्लान कर रही है। तो हमारे आचार्य वाग्भट जी ने मासानुमासिक कुछ औषधियां बताई हैं जो गर्भावस्था में दी जानी चाहिए महिला को, गर्भिणी को, और हम प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल से वो पूरा किट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, मंथली बेसिस पे वो हम अपनी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल होने वाला है? हाँ, बेनिफिशियल, और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स हमें अलग अलग उस पर देने पड़ते हैं, हम वो एक साथ ही उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये वर्थ है, होना ही चाहिए। और गर्भ संस्कार पे हम जितना उस पे करते हैं उसमें एक अच्छा मेडिसिन मिलने से कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंट मैंने देखा है आपकी मेडिसिन के साथ। धन्यवाद। ये इसलिए कि जब गर्भ संस्कार की बात हो ही रही है तो इसीलिए उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने पूछ लिया। एक्चुअली आज के इंटरव्यू जो है मेरी सहयोगिनी है, ये मैडम प्रीति कावड़कर जी, ये एंकर पर्सन वही हैं, तो मैंने इनसे ये छीन लिया, तो वो भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। प्रीति जी। मैम, जैसे कि आप बोल रहे कि आप गर्भ संस्कार लेते हैं, तो जो आप बोल भी रहे कि वो मतलब वो बच्चा जब होता है तो एक्चुअल में उसके अंदर में ऐसे क्या क्वालिटी दिखती है कि आपने जो संस्कार दिए हैं वो उसमें आ चुके हैं? ये संस्कार सबसे पहले मुझे बच्चों में ऐसा लगता है कि उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। जो मैंने गर्भ संस्कार की 9 महीने का एक्टिविटी है, फूड है, डाइट है, जिस तरह से मैंने उनको ट्रेन किया था, लगभग बच्चे 3.5 से 4 किलो के बच्चे हैं। तो उनका इम्यूनिटी एक बहुत अच्छा पावरफुल उस पर रहा है, और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। वो 5 साल तक सर्वाइव कर गए बहुत अच्छे से, उनका उस पर इम्यूनिटी बहुत अच्छा है और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो वो देख के ही मुझे लगता है 80% वैसे ही कपल्स सेटिस्फाइड होते हैं कि बच्चे में और उस पर क्या चाहिए। नेक्स्ट होता है उनका इंटेलेक्ट हमें मिलता है लगभग 1.5-2 साल के बाद जानने मिलता है कि बच्चा जब थोड़ा बोलने या समझने लगता है। तो जो हमने गर्भ संस्कार में एक्टिविटी कराई होती है, वो एक्टिविटी पहले से ही वो बच्चा जानता है, उस तरह का रिस्पॉन्ड मिलता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल उस पर रखूं तो मैं राम रक्षा स्तोत्र का पारायण हमेशा करवाती हूँ। तो वो राम रक्षा स्तोत्र जैसे ही बच्चा 1-1.25 साल का होता है, उसे पता रहता है कि ये मैंने सुना सा लगता है मुझे। अच्छा। तो 1.5-2 साल में तो उसके लिप्स उसके साथ साथ में गाने लगते हैं या वो चैंट करने लगते हैं, और उसके वीडियोस भी हैं मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं आपके उस पर कर सकती हूँ। और जितने हम मंत्र चैंटिंग या श्लोक उस पर रहते हैं। और दूसरा चीज है कि सेकंड थिंग मुझे लगता है कि अभी जो है लड़कियां, हम बोल सकते हैं जिन्होंने कंसीव किया है, वो ज्यादातर जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होती थी, और जिनको मैंने उससे बाहर निकाला था, तो वो 9 महीने में जो जंक फूड नहीं खाया उसका भी एक उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बहुत अच्छी बातें, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे ये इस बात का भी एहसास है कि उसके बाद आप स्वर्ण प्राशन जो है उसके ऊपर बहुत जोर देती हैं। तो आपने क्या किया, बताया कि जो गर्भ संस्कार से बच्चे पैदा होते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, उसके बाद उनकी इंटेलेक्ट अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको भी पता चलता होगा कि कंजेनिटल एनोमलीज उनमें ज़्यादा नहीं होती हैं जो जन्म से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उसके बाद आप जब स्वर्ण प्राशन देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो स्वर्ण प्राशन है ये बच्चों को दिया जाना चाहिए, नियमित रूप से दिया ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस एज तक ये मस्ट है? ऐसे तो 16 साल तक देना चाहिए, लेकिन किस एज तक ये दिया ही जाना चाहिए, वो आप अपने अनुभव से बताइए। मुझे 8 साल तक लगता है, 8 इयर्स तक वो देना चाहिए। और मैंने शुरू ही किया था, बच्चे मेरे पास
15-15 दिन में एलर्जीज लेके आते थे, जी हाँ। कोल्ड वाला एलर्जीज या सब कुछ बीमार फीवर लेके आते थे। जी उसी से ही मुझे लगा कि अपने पास कुछ ऐसा है कि हम उन्हें दे सके, कि भले ही वो आयुर्वेद मेडिसिन है पर 15 डेज में बार बार मेरे पास आते थे। उससे मुझे लगा कि हम सुवर्ण प्राशन उस पर, और मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे एलर्जी वाले पेशेंट जो 15 दिन में 20 दिन में एलर्जीज लेके आते थे वो बहुत कम हो गए, और मुझे लगता है उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो क्योर हो गए। बहुत सुंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। एलर्जी वाले बच्चे 100% मुझे लगता है वो मेरे पास आना बंद हो गए, खाली सुवर्ण प्राशन के लिए आते हैं। वही लेकिन वही वो आपसे बच्चे, वही कांटेक्ट बच्चे। में बने रहते हैं। हाँ, 4 साल से 4 साल से में कांटेक्ट में है, और बच्चे बीमार नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और सुवर्ण प्राशन के बाद तो अगर किसी बच्चे को जन्म से पहले प्री कॉन्सेप्शन पूरा गर्भ संस्कार पूरा किया जाए, और उसके बाद गर्भ संस्कार हो, और उसके बाद स्वर्ण प्राशन दिया जाए, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे भारत के बच्चे स्वस्थ रहने वाले हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, उनमें ज्यादातर बीमारियां नहीं होंगी, और वो अच्छे नागरिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बनने वाले हैं। डॉक्टर दीपा कौशिक जी, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपके अनुभव बहुत गहरे हैं, बहुत अधिक हैं, समय कम है। हम आपके साथ संपर्क में बने रहेंगे, और ऑनलाइन आपके साथ हम वीडियोस बनाने वाले हैं। आपके साथ प्रीति जी कांटेक्ट में रहेंगी, मैं भी रहूंगा। लेकिन अभी आप 3 संदेश 3 यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को दीजिए। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को एहसास दिलाएं कि आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, और अगर आप काम करते हैं तो आपको लगता है, वैसे मैं भी बीच में पूछ रहा हूँ, अगर कोई दूसरे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स भी अच्छी मेहनत करें तो जिस ऊंचाई पे आज आप आ गए हैं वो भी आ सकते हैं। आ ही सकते हैं, 100% आना भी चाहिए, और आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। तो अब आप ये बताइए, 3 ऐसे संदेश दीजिए, जो सलाह दीजिए यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को, जिसको वो फॉलो करें और आपके बराबर इस तरह से वो भी अपनी लाइफ में आ सके। फर्स्ट तो मुझे सबसे पहले अभी ये रियलाइज हो रहा है कि मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को ये एक पे उस पर रखूं कि एलोपैथी नॉलेज होना जरूरी है आयुर्वेद नॉलेज के साथ में। जैसे मुझे किसी फिजिशियन से बात करनी है तो मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पेशेंट का इस डोज में ये उस पे चल रहा है। तो हम जैसे ही आयुर्वेद पढ़ते हैं तो थोड़ा एलोपैथी पे भी उतना नॉलेज होना चाहिए। तो जो यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, जब हम एलोपैथी डॉक्टर्स से बात करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ बात करके उनके साथ में हम पेशेंट को ट्रीट करें। ऐसे उस पर नहीं है, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज होता है कि एलोपैथी वाले बोलते हैं आयुर्वेद मत लो, आयुर्वेद वाले बोलते हैं एलोपैथी नहीं लो। तो अभी जो मैं फिजिशियंस के साथ में काम कर रही हूँ उसमें मुझे लगता है कि अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों नॉलेज होना चाहिए। लेकिन उनको प्रैक्टिस आयुर्वेद की करनी चाहिए। प्रैक्टिस 100% आयुर्वेद की करनी है, पर उनके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम जब एमडी से या कार्डियोलॉजिस्ट से किसी से भी बात करते हैं तो हमें पेशेंट की कंडीशन और उसकी मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, या फिर इवन डिजीज को भी अगर पूरी तरह से समझना है तो उसमें भी जरूरी है कि आपको, देखिए मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज होना बुरी बात नहीं है, वो विज्ञान है। हम अच्छी तरह से किसी चीज को समझ रहे हैं, और फिर जैसे आप करते हैं कि सब कुछ समझ लीजिए, सब इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए, और उसके बाद ट्रीटमेंट प्योर आयुर्वेद का दे दीजिए। ये तो आपने एक संदेश दिया। दूसरा क्या देना चाहेंगे? दूसरा, डिफरेंशियल डायग्नोस पे काम करना चाहिए। हमारे पास डिफरेंशियल, हम खाली वातपित्त कफ या रस से नहीं उस पे करें, डिफरेंशियल डायग्नोस बहुत जरूरी उस पे है कि डिफरेंशियल डायग्नोस, क्योंकि पेशेंट आता है फिजिशियन के पास या एलोपैथी किसी डॉक्टर के पास या हमारे पास आता है, तो फिजिशियन के पास जाएगा तो उसके रिलेटेड बीपी या उस पे होगा, तो वो पेट के रिलेटेड होगा तो वो बोलेगा आप एंडो के पास जाओ या इसके पास जाओ जी। और एंडो वाला कहीं उस पे होगा तो वो बोलेंगे कि आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाओ, ये मेरा काम नहीं है। तो अल्टीमेट पेशेंट 4 जगह जाके आता है, उसके बदले जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास आता है तो हमें ही सब काम करना है। जी हाँ, जी हाँ। तो जिस तरह से हम उस पे काम करते हैं, हमें अकेले को उस पे काम करना है, तो डिफरेंशियल डायग्नोस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये दूसरा संदेश था जो बहुत, मैं एक बात आपको आपकी बातों से समझ रहा हूँ, आपके पास वैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर्स
से वहां उनको छोड़ के आपके पास आते हैं, इसलिए बार बार आप ऐसा कह रही हैं। तो एक्चुअली पेशेंट्स और उस पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेरे पास खाली प्रेशर लेके पेशेंट आया, बीपी लेके पेशेंट आता है कि मैं बीपी वाले फिजिशियन के पास गया था तो हल्का मुझे पेट में दर्द था, तो उन्होंने बोला आप एक बार सीड्स में दिखा दो, उसको दिखा दो, मतलब गैस्ट्रो को दिखा दो, गैस्ट्रो वाले के पास अगर प्रोस्टेट निकला है तो वो बोले कि यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो एक बार आप। तो पेशेंट चक्कर काटते काटते वापस अपने पास उस पे आएगा कि इसमें मुझे करना क्या चाहिए। जी हाँ जी हाँ। तो पेशेंट, आज का पेशेंट कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बहुत तेजी से सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रही है। सुपर स्पेशलिटी बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां पे हर जगह सुपर स्पेशलिटी चलाना उचित नहीं है। फिजिशियन का अपना एक रोल होता है, अगर उसका अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छा है तो वो अपने क्लिनिक में उस पेशेंट को अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके सही डायग्नोसिस करेगा और ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसा आप करती हैं। दूसरा संदेश आपने बहुत ही महत्वपूर्ण दिया। तीसरा संदेश क्या देना? तीसरा संदेश अपना आयुर्वेद में ड्रग सिलेक्शन बहुत अच्छा यूनिक होना चाहिए, जो पेशेंट पे पर्टिकुलर उसी के उस पे काम करे वैसा होना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जब ड्रग सिलेक्शन अच्छा होता है तो विद इन 3 डेज 4 डेज में पेशेंट को रिजल्ट मिलने लगता है। पेशेंट को रिजल्ट मिलता है, उससे उसका फेथ बढ़ता है और फेथ बढ़ने से उसको और इम्प्रूवमेंट उस पर आता है। वंडरफुल। तो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहता हूँ ये एक संदेश था कि जब आप ड्रग सिलेक्शन करते हैं, तो मैंने भी और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर बृजबाला जी वशिष्ठ ने भी यही किया है लगभग पिछले 40 साल तक, कि हमारी निष्ठा केवल और केवल पेशेंट के साथ होनी चाहिए, ना किसी कंपनी के साथ होनी चाहिए, ना किसी और व्यक्ति के साथ हो। हम पेशेंट का भला चाहते हुए उसके लिए हम ड्रग को सिलेक्ट करें। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है, मैंने आपको देखा है आप ऐसा ही करती हैं। संभवतः ये सारी चीजें हैं और भी बहुत कुछ होगा जिनको आपने अपनाया है। और 20 बरस का समय अधिक भी होता है लेकिन कम भी होता है, क्योंकि जिस ऊंचाई को आपने छू लिया है तो ये बहुत बड़ी ऊंचाई है। हम ये कामना करते हैं कि आप और ऊंचाइयों पे जाएं, आकाश पे आपका नाम लिखा हो और पूरी दुनिया आपको जाने। पूरी दुनिया से पहले भी पेशेंट आते हैं और अधिक आए। और आपको अनुरोध ये करेंगे कि क्योंकि नीचे आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम और पता दिया गया है, तो आपको अगर कोई भी दूसरे पेशेंट्स या यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको गाइड करें। मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा करने जा रही हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम एक शहर या एक राज्य से बाहर निकालकर पूरी मानवता के लिए हम सोचें। तो अब आप उस ऊंचाई पे आ गई हैं कि आप पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचेंगी और बिना किसी बाउंड्रीज के आपके ज्ञान और अनुभव का लाभ पूरी दुनिया को देंगी। डॉक्टर दीपा कौशिक जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। भविष्य में आपके अनुभव का लाभ दोबारा लेंगे। अलग अलग रोगों पे आपके क्या अनुभव है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ऑनलाइन बनाएंगे। और यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, हम आपके लिए डॉक्टर दीपा कौशिक जैसे और भी बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक पूरे भारत से उनसे कांटेक्ट करेंगे और आप तक अनुभव पहुंचाएंगे, आप तक उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है। आप ये देखते रहिए, वीडियो बार बार देखिए और पूरा देखिए और अपने सुझाव हमें बताते रहिए। और डॉक्टर दीपा कौशिक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर बृजबाला जी वशिष्ठ और मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।